आपकी बुक ने एक लाइन में पूरी स्टोरी बताने की कोशिश की है कि परफ्यूजन लिमिटेड गैसेस आर दोज गैसेस जो कि इक्विलिब्रेट कर जाती हैं अर्ली अलोंग द लेंथ ऑफ कैपिलरी। मतलब जो ये कैपिलरी है इसकी थोड़ी सी पहली लेंथ पे ही इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है, पहली लेंथ पे इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है। अब हमने क्या करना है, अब हमने ये देखना है कि यार ये तो थोड़ा सा वक्त गुजरेगा, इक्विलिब्रियम आ जाएगा, फिर तो गैस एक्सचेंज ही नहीं होगी, फिर तो मसला बन जाएगा। अब हम क्या ऐसा करें कि हमारी गैसेस एक्सचेंज ज्यादा हो जाए। अब हम क्या ऐसा करें कि हमारा गैसेस एक्सचेंज ज्यादा हो जाए। तो हम अगर इंक्रीज कर दें ब्लड फ्लो को, अगर हम इंक्रीज कर दें ब्लड फ्लो को, तो क्या गैसेस एक्सचेंज इंक्रीज होगा या नहीं होगा? आपकी अकल क्या कहती है? अगर मैं ज्यादा ब्लड इधर से करना शुरू कर दूं, तो जो ये इक्विलिब्रियम अचीव होता है ये इधर आगे चला जाएगा और यहाँ नया ब्लड आ जाएगा, तो ज्यादा गैसेस एक्सचेंज होगा। फिर अगर मैं ज्यादा ब्लड फ्लो कर दूंगा तो क्या गैसेस एक्सचेंज इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? तकरीबन आप सारे बता रहे हो कि इंक्रीज होगा। तो मैंने यहाँ एक बात लिखी है, इसको गौर से देखना है। इंक्रीज ब्लड फ्लो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंक्रीज ब्लड फ्लो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू गैसियस एक्सचेंज। ठीक है, गैसियस एक्सचेंज। अब ब्लड फ्लो को हम क्या कहते हैं? ब्लड फ्लो को हम परफ्यूजन कहते हैं। ऐसी गैसेस जिनका गैसियस एक्सचेंज रेट बढ़ जाए, जिनका गैसियस एक्सचेंज रेट बढ़ जाए अपॉन इंक्रीज ऑफ ब्लड फ्लो। अगर हम ब्लड फ्लो इंक्रीज करें और आपका गैसेस एक्सचेंज इंक्रीज हो जाए, तो उन गैसेस को हम क्या कहते हैं? उन गैसेस को हम क्या कहते हैं? परफ्यूजन लिमिटेड गैसेस। और उसकी दो एग्जांपल हैं, उसकी दो एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है आपकी ऑक्सीजन, इसको मैं मार्कर से इसलिए लिख रहा हूं, एक इंपॉर्टेंट बात है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन अगर आप हेल्दी बंदे हो, जैसे आप सारे माशाल्लाह अभी नौजवान हो, आप हेल्दी बंदे हो, तो ऑक्सीजन क्या है? परफ्यूजन लिमिटेड है। अगर आप ऑक्सीजन दे रहे हो किसी बंदे को और अगर आप उसकी बढ़ाना चाहते हो, उसका गैसेस एक्सचेंज बढ़ाना चाहते हो, तो आप इंक्रीज करोगे ब्लड फ्लो को। उसके बाद और क्या है? उसके अलावा परफ्यूजन लिमिटेड गैसेस और क्या है? CO2। CO2 का भी सेम कॉन्सेप्ट है। उसके अलावा और क्या है? N2, आपकी बुक ने लिखा है नाइट्रोजन ऑक्साइड, N2O। ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड। ये तीनों गैसेस क्या हैं? दे आर परफ्यूजन लिमिटेड। इसमें आपने याद क्या रखना है? इसमें आपने ये याद रखना है कि भाईजान ये इक्विलिब्रियम में आ जाती हैं कैपिलरी लेंथ के पहले हिस्से में ही, पहले हिस्से में ये इक्विलिब्रियम में आ जाती हैं। उसके बाद ये इक्विलिब्रियम जब अचीव होता है, तो जब इक्विलिब्रियम अचीव होता है दोनों तरफ 104 हो जाता है। जब दोनों तरफ प्रेशर डिफरेंस नहीं रहता तो गैस एक्सचेंज पॉसिबल नहीं है। इस वजह से अगर हम ब्लड फ्लो इंक्रीज करेंगे तो ही गैसेस एक्सचेंज इंक्रीज होगा, वरना थोड़ी देर बाद इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा और गैसेस एक्सचेंज रुक जाएगा। और इन गैसेस को हम क्या कहते हैं? इन गैसेस को हम कहते हैं परफ्यूजन लिमिटेड गैसेस। अब जरा मुझे एक दफा बता दें सारे कि ये परफ्यूजन लिमिटेड कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर हो गया है, फिर आगे हम इसकी एप्लीकेशन भी करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वी आर गोइंग टू स्टार्ट पल्मोनरी सर्कुलेशन। अब हम इसमें ये पढ़ेंगे कि भाईजान जो आपकी पल्मोनरी सर्कुलेशन होती है, इसमें गैसेस का क्या रोल होता है, कौन कौन सी गैस किस तरह डिफ्यूज होती है, किस गैस का क्या हिसाब होता है। तो इसमें हम देखेंगे, थोड़ा सा टेक्निकल सा टॉपिक है लेकिन आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, तो पल्मोनरी सर्कुलेशन के बारे में पहले मैं थोड़ा सा इंट्रो आपको बता देता हूँ। हम CVS में भी पढ़ते रहे हैं कि भाईजान आपकी दो सर्कुलेशन होती हैं। एक सिस्टेमिक सर्कुलेशन होती है जो कि आपके ब्लड को हार्ट से पकड़ती है और पूरे बॉडी में लेके जाती है। और एक आपकी क्या होती है? एक आपकी होती है पल्मोनरी सर्कुलेशन, जिसका माइक ऑन है, काइंडली ऑफ कर ले। एक पल्मोनरी सर्कुलेशन होती है जो कि क्या होती है? आपकी हार्ट से ब्लड लंग में जाता है, वहां से ऑक्सीजनेशन होती है और वापस ब्लड आ जाता है। इसको हम पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। अब इसको वो ये कहता है, आपकी बुक की लाइंस मैं बताऊंगा क्योंकि बुक की लाइंस ही आपको समझ नहीं आएंगी क्योंकि इतना उसने गड़बड़ करके लिखी हुई है, तो आपने इसको ध्यान से सुनना है। वो ये कहता है कि जो आपकी पल्मोनरी सर्कुलेशन है, ये नॉर्मली क्या होता है? इट इज नॉर्मल। मतलब नॉर्मली क्या होता है? आमतौर पर इसकी रेजिस्टेंस लो होती है, इसकी लो रेजिस्टेंस होती है और हाई कंप्लायंस होती है। इसकी हाई कंप्लायंस होती है और रेजिस्टेंस इसकी लो होती है। पहली लाइन में इसने ये बात लिखी हुई है। इसका मतलब ये है कि हमारी जो पल्मोनरी सर्कुलेशन है, इसकी रेजिस्टेंस लो होती है लेकिन इसमें लचक बहुत होती है। इट एबिलिटी टू स्ट्रेच, हमारी जो लंग्स है, हमें पता है कि हमारी लंग क्या है? कंप्लायंस है, उसमें क्या है? कंप्लायंस है, हम उनको स्ट्रेच कर सकते हैं। पहली तो इजी सी लाइन है, उसने ये लिख दिया है कि नॉर्मली क्या होती है? लो रेजिस्टेंस होती है बट हाई कंप्लायंस होती है। ये हमें बात समझ आ गई। फिर हमने क्या समझना है? फिर हमने ये बात अहम है, ये गाइटन में वैसे लिखी हुई है लेकिन यहाँ उसने एक लाइन में जान छुड़वाने की कोशिश की है। वो ये कहता है, जब आप डिक्रीज करोगे किसके? P कैपिटल A, ठीक है, कैपिटल A, और आगे उसने लिखा है O2।
इसका क्या मतलब है, ये आगे बार बार टर्म रिपीट होगी तो आपने याद रखना है। जिसके ए आ जाए कैपिटल में, पी का मतलब है प्रेशर, ए का मतलब है एल्वोलाई। अगर बड़ा ए है, कैपिटल ए है, तो आपने कहना है एल्वोलाई, एल्वोलाई। अगर छोटा ए है तो आपने कहना है आर्टरी, आर्टरी। अगर छोटा ए है तो आर्टरी, बड़ा ए है तो एल्वोलाई। अब वो ये कहता है अगर हम एल्वोलाई में कम ऑक्सीजन दें, एल्वोलाई में पार्शियल प्रेशर ऑफ एल्वोलाई में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम हो जाए, तो इट विल कॉज व्हाट, इट विल कॉज, ये क्या करेगा, कॉज करेगा हाइपोक्सिक वेजो कंस्ट्रिक्शन। ठीक है, हाइपोक्सिक वेजो कंस्ट्रिक्शन, ये हम पहले भी कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं। आपको मैंने बताया था अगर लंग्स में ऑक्सीजन कम हो जाए तो वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है, पूरी बॉडी में अगर ऑक्सीजन कम हो जाए तो वेजो डायलेशन होती है। ये हम सीवीएस में बार बार हमने पढ़ा था। तो यही कॉन्सेप्ट इधर वो बता रहा है कि अगर आप एल्वोलाई में ऑक्सीजन कम कर दोगे, अगर आप सांस कम ले रहे हो, आपकी जो अंदर हवा जा रही है उसमें ऑक्सीजन कम है, तो क्या होगी, वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी। उस वेजो कंस्ट्रिक्शन की वजह से क्या होगा, ब्लड जो ब्लड होगा विल शिफ्ट विल शिफ्ट विल शिफ्ट टुवर्ड्स वेल वेंटिलेटेड एरिया। इसको मैं समझाता हूं, देखो वेल वेंटिलेटेड एरिया। अच्छा फर्ज करो ये आपकी क्या है, ये मैंने ना एक रफ सी डायग्राम बनाई है लंग्स की। ठीक है, ये क्या है, लंग्स है। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आपके स्कीमिया हो गया या कोई भी मसला हो गया, आपकी कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है, बच्चे ने सिक्का निगल लिया। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऑक्सीजन कम हो गई है, जो एपेक्स था उसमें ऑक्सीजन कम हो गई है। अब यहाँ पे क्या होगी, वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी। ऐसे ही है, जो वेसल्स है वो कंस्ट्रिक्ट कर जाएंगी। जब यहाँ पे वेसल्स कंस्ट्रिक्ट करेंगी तो जो ब्लड होगा वो डाइवर्ट हो जाएगा किस एरिया की तरफ, जहां पे ऑक्सीजन ज्यादा है, जहां पे ऑक्सीजन ज्यादा है। तो ब्लड एपेक्स की तरफ फिर मूव नहीं करेगा, ब्लड ज्यादा से ज्यादा किसकी तरफ मूव करेगा, बेस की तरफ। तो यही कॉन्सेप्ट उसने एक लाइन में लिख दिया हुआ है कि अगर किसी जगह पे एल्वुलर ऑक्सीजन कम हो जाए, एल्वुलर ऑक्सीजन क्या हो जाए, कम हो जाए, तो क्या होगा, एल्वुलर ऑक्सीजन कम होने से जो ब्लड है वो शिफ्ट हो जाएगा टुवर्ड्स वेल वेंटिलेटेड एरिया। ठीक है, टुवर्ड्स वेल वेंटिलेटेड एरिया। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं जी फिजियोलॉजिकल शंट, या इसको हम कहते हैं फिजियोलॉजिकल शंट, ये हम आगे जाके पढ़ेंगे। एक मिनट, किसी लिंक नहीं ज्वाइन हो रहा है एक बंदे का। ओके, अच्छा अब इसमें हुआ क्या, हाइपोक्सिया हुआ, पार्शियल प्रेशर ऑफ एल्वुलर ऑक्सीजन कम हुआ। हाइपोक्सिया से क्या हुई, वेजो कंस्ट्रिक्शन हुई, वेजो कंस्ट्रिक्शन हुई, वेजो कंस्ट्रिक्शन से क्या हुआ, वेजो कंस्ट्रिक्शन से क्या हुआ, ब्लड आपका उस तरफ मूव कर गया जहां पे ऑक्सीजन ज्यादा थी। ठीक है, तो मैंने लिख दिया फ्लो, फ्लो कहां पे इंक्रीज हो गया, टुवर्ड्स वेल वेंटिलेटेड एरिया, जहां पे ऑक्सीजन ज्यादा थी। लंग्स में हमारे ये मैकेनिज्म है, अगर ऑक्सीजन एक जगह पे कम हो जाए तो ब्लड उस तरफ जाता ही नहीं है, क्योंकि गैसेस एक्सचेंज करानी है ना, तो ब्लड उस तरफ जाता नहीं है, ब्लड दूसरी तरफ चला जाता है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं फिजियोलॉजिकल शंट, ये हम आगे जाके भी पढ़ेंगे। अब जरा मुझे बताएं कि ये दो बातें आपको समझ आ गई हैं कि लो रेजिस्टेंस हाई कंप्लायंस, और जहां पे क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम होगा, ब्लड उसकी दूसरी तरफ मूव कर जाएगा। जल्दी बताएं, फिर हम आगे चलें। डॉक्टर काशिफ को क्लियर है और बाकी डॉक्टर अनम को भी क्लियर है, तकरीबन सबको ये फिर क्लियर है। अब हम आगे चलते हैं। अब हम जो यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट लिखे हुए हैं ना, ये इसने दो दो लाइनें तो लिख दी हैं, लेकिन इसके पीछे पूरी स्टोरी है। और मैं आपको चैलेंज देता हूं, आप में से 99% स्टूडेंट्स को ये परफ्यूजन लिमिटेड और डिफ्यूजन लिमिटेड नहीं आता होगा। जरा मुझे बताएं किस किस को ये पहले आता है, परफ्यूजन लिमिटेड या डिफ्यूजन लिमिटेड, अगर किसी को आता है तो वो बताए जरा कि उसको पहले ये कॉन्सेप्ट इसका क्लियर है, परफ्यूजन लिमिटेड और डिफ्यूजन लिमिटेड। एक बंदे ने बताया कि नहीं आता, बाकी भी उम्मीद है मुझे कि नहीं आता होगा, क्योंकि इट इज वेरी टफ। ठीक है, टफ नहीं है लेकिन इस तरफ हम सोचते ही नहीं है ज्यादा। तो इसको आपने बहुत गौर से सुनना है, और मैं आपको चैलेंज देता हूँ, आपके इर्द गिर्द जितने भी थीटे हजरात है ना, जो थीटे लोग हैं, बड़े पढ़ते हैं, उनको आप ये पूछ के देखना, उनको ये कॉन्सेप्ट नहीं आता होगा। तो इसलिए आपने इसको ध्यान से पहले खुद समझना है और फिर उनसे पूछना है। ठीक है, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखना है आपने। अच्छा, इसको स्टार्ट करने से पहले पहले हम ना पढ़ते हैं परफ्यूजन लिमिटेड। इसको स्टार्ट करने से पहले ना मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ। परफ्यूजन लिमिटेड वो आपकी अकल में बात है, लेकिन मैंने उसको थोड़ा सा हाईलाइट करना। देखो मैंने क्या किया, मैंने ना एक सिलेंडर लिया। ठीक है, एक सिलेंडर है ये, ठीक है, और ये इसकी क्या है, ओपनिंग है। मैंने ये सिलेंडर है और इसके इधर ना मैंने एक लगा दिया पाइप, जिसमें क्या गुजर रही है, हवा गुजर रही है। ठीक है, या इसमें से क्या गुजर रही है, एयर गुजर रही है। ये एक सिलेंडर है, फर्ज करो ऑक्सीजन का सिलेंडर है। ठीक है, और ये इसकी ओपनिंग को मैंने ओपन कर दिया। इसकी ओपनिंग क्या है, ओपन है, और यहां से जो एयर है वो यहां से गुजर रही है। ठीक है, एयर यहां से गुजर रही है। अब जो हवा है, जो ऑक्सीजन है, वो इस तरह आ रही है। ठीक है, इस तरह आ रही है और इस एयर में मिक्स होके आगे जा रही है।
ठीक है, ये एक नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है। अच्छा, मुझे आपकी अकल क्या कहती है, जरा मुझे बताएं। अगर मैं इस एयर के फ्लो को ज्यादा कर दूं, अगर मैं इस एयर के फ्लो को क्या कर दूं, ज्यादा कर दूं, तो क्या होगा? अगर मैं इस एयर के फ्लो को ज्यादा कर दूं, तो जो ये ऑक्सीजन है, इसकी डिफ्यूजन ज्यादा हो जाएगी या कम हो जाएगी? जो ये ऑक्सीजन बाहर से अंदर आ रही है, ये ज्यादा हो जाएगी, कम हो जाएगी? जल्दी बताएं। डॉक्टर काशिफ खान कह रहे हैं कम हो जाएगी, डॉक्टर अनम कह रही है ज्यादा हो जाएगी, बाकी क्या कहते हैं? मैंने आपसे ही पूछना है, आप में से ही कॉन्सेप्ट को निकालना है। इन्फिनिक्स X6817, काइंडली आप अपना ओरिजिनल नेम लिखें, वरना मैं आपको रिमूव कर दूंगा। मुदस्सर शबाज कह रहे इंक्रीज हो जाएगी। देखो दोबारा सुने, अगर इस सिलेंडर में क्या है, एक लीकेज हो गया और इसके सामने से हवा गुजर रही है। अगर मैं इस हवा को ज्यादा कर दूं, इस हवा के फ्लो को ज्यादा कर दूं, तो क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन बाहर निकलेगी, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन बाहर निकलेगी। क्यों? क्योंकि हमने एक ये फिजिक्स में भी रूल पढ़ा हुआ है कि जहां पे फ्लो ज्यादा होता है, प्रेशर कम होता है, और जो यहाँ पे प्रेशर ज्यादा है और यहाँ पे प्रेशर कम हो जाएगा, जिसकी वजह से आपकी जो ऑक्सीजन है वो सिलेंडर से बाहर मूव करेगी। ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब हम इसको अप्लाई करते हैं परफ्यूजन लिमिटेड पे। अच्छा, होता क्या है परफ्यूजन लिमिटेड में? आपकी बुक ने एक लाइन लिखी है और उस लाइन में ही उसने सारा कॉन्सेप्ट बता दिया, बट आपको वो कभी समझ नहीं आ सकता अगर आप ये समझोगे नहीं तो। वो क्या है? वो ये है कि जो गैस है, गैस इक्विलिब्रेट इक्विलिब्रियम में आती है अर्ली अर्ली अलोंग अर्ली अलोंग द लेंथ ऑफ अर्ली अलोंग द लेंथ ऑफ कैपिलरी। अच्छा, इसको थोड़ा सा आपने गौर से सुनना है। देखो होता क्या है, अब मैं ना आपको एल्वोलाई बना के दिखाता हूं। ये आपका एल्वोलाई है, ठीक है, ये क्या है? एल्वोलाई है। और जो मैं रेड से बनाऊंगा, ये आपकी क्या है? कैपिलरी है। ठीक है, ये आपकी क्या है? कैपिलरी है। इस तरह ही होती है ना अरेंजमेंट। ये मैंने ग्राफ से डायग्राम बना दी है। ये आपका जो गुलदान नुमा स्ट्रक्चर है, इट इज एल्वोलाई। नीचे क्या है? कैपिलरी है। आपने सांस ली और आपने अंदर लेके गए ऑक्सीजन, आप अंदर लेके गए ऑक्सीजन। यहाँ पे आपके आरबीसी आए हुए हैं कैपिलरी में, जिन्होंने ऑक्सीजन को लेना है और आगे बॉडी तक लेके जाना है। ठीक है, अब होता क्या है, परफ्यूजन लिमिटेड में उसने एक लाइन लिखी है कि गैस इक्विलिब्रेट अर्ली अलोंग द लेंथ ऑफ कैपिलरी। जो गैस है वो इक्विलिब्रियम में आ जाती है अर्ली, पहले ही, अलोंग द लेंथ ऑफ कैपिलरी। ये लाइन बहुत कंफ्यूजिंग है और इसमें पूरी स्टोरी छुपी हुई है, आपने गौर से इसको समझना है। देखो होता क्या है, जो हमारा एल्वोलाई होता है, इसमें जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होता है वो 104 होता है। जो आपके कैपिलरी होती है, जो आपकी कैपिलरी होती है, इसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ जो ऑक्सीजन होता है वो 40 होता है। ठीक है, वो काफी कम होता है, 40 टू 60 इतना होता है, कम होता है। अच्छा, होता है, आपको पता है कि जो हमारी गैस है वो ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ मूव करती है। तो होगा क्या, जब आप सांस अंदर लोगे, ऑक्सीजन आपके एल्वोलाई तक जाएगी और जो गैस है वो फौरन क्या कर जाएगी? कैपिलरी में आएगी। और आपको पता है जब दोनों तरफ प्रेशर बराबर हो जाए, तो हम इसको कहते हैं इक्विलिब्रियम की स्टेट, कि ये इक्विलिब्रियम अचीव हो गया है। तो आपकी जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन इज वेरी हाईली डिफ्यूजेबल। ये बड़ी जल्दी से डिफ्यूज करती है। ये बड़ी जल्दी से जब ये डिफ्यूज करती है, तो वो ये कहता है कि जो लेंथ है, लेंथ ऑफ कैपिलरी है, देखो ये एल्वोलाई है, इसके साथ ये छोटी सी लेंथ है। वो ये कहता है कि जो आपकी ऑक्सीजन है, जो परफ्यूजन लिमिटेड गैसेस होती हैं, वो पहले ही इक्विलिब्रियम में आ जाती हैं। उसके बाद वो मतलब देखो 104 और नीचे 40 था ना, वो थोड़ी सी लेंथ ही गुजरती है। अभी थोड़ी सी लेंथ के बाद ही आपकी जो ऑक्सीजन है वो इक्विलिब्रियम में आ जाती है। ऊपर भी 104 हो जाता है, नीचे भी 104 हो जाता है। अब जरा मुझे बताएं कि दोनों तरफ जब इक्विलिब्रियम अचीव हो गया है, दोनों तरफ 104 हो गया है, तो क्या गैस एक्सचेंज होगी उसके बाद या नहीं होगी? जल्दी बताएं, जल्दी बताएं। है डिफ्यूजन लिमिटेड, ठीक है, डिफ्यूजन लिमिटेड, डिफ्यूजन लिमिटेड। अब ये क्या चीज है? डिफ्यूजन लिमिटेड क्या चीज है? इसमें इसकी दो एग्जांपल हैं। इसकी आपकी ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन, लेकिन ऑक्सीजन किस में वो हम बाद में बात करते हैं। और कार्बन मोनोऑक्साइड, इसमें जो मेजर एग्जांपल आपने ये याद रखनी है, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड इज डिफ्यूजन लिमिटेड। अब इसकी क्या मतलब है इसका? आपकी बुक ने एक लाइन लिखी है, आपकी बुक ने एक लाइन लिखी है, दैट गैस दैट डज नॉट इक्विलिब्रेट बाय एंड ऑफ कैपिलरी। मतलब
पूरी कैपिलरी के लेंथ गुजर जाए, जितना कैपिलरी में ब्लड था वो सारा फ्लो कर गया, लेकिन आपका इक्विलिब्रियम अचीव नहीं हुआ, उस गैस को हम क्या कहते हैं? उस गैस को हम कहते हैं डिफ्यूजन लिमिटेड गैस। और ये मैं समझाऊंगा कि ये क्यों नहीं इक्विलिब्रियम अचीव होता, उसको हम बाद में बात करते हैं, पहले हम इसको डायग्राम से समझते हैं। गौर से देखना, इतना मुश्किल नहीं है जितना ये मतलब लोगों ने बनाया हुआ है, लेकिन हमने इसको करना है, अच्छे तरीके से करना है। ठीक है, ये क्या है? आपकी कैपिलरी है, ठीक है, और ये ऊपर क्या है? एल्वोलाई है। ऊपर क्या है? ऑक्सीजन आई। अब ऑक्सीजन नहीं है, अब आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड है। आपने मतलब कोई ऐसी जगह इनहेल किया जहां पे लो ऑक्सीजन थी, तो वहां पे क्या होगी? कार्बन मोनोऑक्साइड बनी और वो आपने इनहेल कर ली। अब कार्बन मोनोऑक्साइड जब आप इनहेल करोगे, जब आप कार्बन मोनोऑक्साइड इनहेल करोगे तो क्या होगा? क्या होगा? या फिर क्या हुआ? आपका आपके जो पेशेंट है वो एम्फीसीमा का है, जो पेशेंट है वो एम्फीसीमा का है। एम्फीसीमा में आपको पता है क्या होता है? लो एरिया होता है, जो एरिया फॉर गैस एक्सचेंज है वो कम होता है। या फिर आपकी जो पेशेंट है वो लंग फिब्रोसिस का है, उसकी जो लंग्स का एल्वोलाई है उसकी फिब्रोसिस हुई पड़ी है। यहाँ पे क्या बने हुए हैं? फिब्रस कार बना हुआ है, यहाँ पे फिब्रस कार बना हुआ है। मतलब कि क्या? कि जो आपकी एल्वोलाई की थिकनेस है वो सही नहीं है, एल्वोलाई से गैस एक्सचेंज ही नहीं हो पा रही। या फिर क्या है कि आपने कार्बन मोनोऑक्साइड एक्सेल कर लिया, उससे क्या क्या होता है इसको हम समझ, इसको कहते हैं डिफ्यूजन लिमिटेड गैसेस। इसकी दो एग्जांपल हैं, ऑक्सीजन। लेकिन ऑक्सीजन किस किस केस में? एम्फीसीमा के केस में और फिब्रोसिस के केस में। आपने इस तरह एमसीक्यूज पूछा जाएगा कि ऑक्सीजन इज परफ्यूजन लिमिटेड बट इन हेल्दी पेशेंट, ऑक्सीजन इज डिफ्यूजन लिमिटेड बट इन एम्फीसीमा एंड फिब्रोसिस पेशेंट। इसको आपने समझना, गौर से समझना। देखो, अगर अगर क्या हो, हमने पहले कहा था कि ऑक्सीजन हमारी ना बड़ी तेज है, ये बड़ी जल्दी से इक्विलिब्रियम में आ जाती है। लेकिन अगर एक बंदे का सरफेस एरिया कम हो गया, या फिर उसका जो गैसेस एक्सचेंज वाला एरिया था उसकी फिब्रोसिस हो गई है, तो आपकी अकल क्या कहती है कि जो ऑक्सीजन है वो जल्दी से डिफ्यूज हो जाएगी या उसको देर लगेगी? जल्दी बताएं। जो ऑक्सीजन है वो जल्दी से डिफ्यूज हो जाएगी, देर लगेगी? डॉक्टर समीना बिल्कुल सही बता रही हैं कि डिले होगा, मतलब थोड़ी ऑक्सीजन देर से होगी। क्यों? क्योंकि ये जो सरफेस एरिया है जहां से ऑक्सीजन ने गुजरना था वो तो थिक हो गया, वो तो मोटा हो गया, जिसकी वजह से क्या है कि आपकी डिफ्यूजन स्लो हो जाएगी। जब डिफ्यूजन स्लो होगी तो आपका पूरी लेंथ में भी, जब पूरी लेंथ में ब्लड फ्लो कर जाएगा, बट इक्विलिब्रियम अचीव नहीं होगा, इक्विलिब्रियम अचीव नहीं होगा, इक्विलिब्रियम अचीव नहीं होगा। जब इक्विलिब्रियम अचीव नहीं होगा तो गैसेस एक्सचेंज होता रहेगा, ठीक हो गया, मान ली बात। और इसमें क्या है? इस कार्बन मोनोऑक्साइड के मैं एंड पे बताता हूं, अगर मैंने अभी बताया ना तो आपने कंफ्यूज हो जाना है। सिर्फ आपने इसका याद रखना है ऑक्सीजन का, कि ऑक्सीजन में क्या होती है? एम्फीसीमा और फिब्रोसिस हो जाए तो सरफेस एरिया थिक हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा? इक्विलिब्रियम अचीव पूरी लेंथ पे अचीव नहीं होता। अब अगर मैं चाहता हूं कि मेरी जो गैसेस एक्सचेंज है वो ज्यादा हो, तो मैं क्या करूंगा? मैं ब्लड फ्लो, अच्छा मुझे बताएं, अगर मैं ब्लड फ्लो इंक्रीज कर दूं, एम्फीसीमा के पेशेंट को, फिब्रोसिस के पेशेंट को ब्लड फ्लो में अगर इंक्रीज कर दूं, तो क्या मेरा गैसेस एक्सचेंज इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, सेम रहेगा? जल्दी बताएं। डॉक्टर तलहा कह रहे हैं कि इंक्रीज होगा, बाकी क्या समझते हैं? अगर मैं ब्लड फ्लो इंक्रीज कर दूं तो डॉक्टर काशिफ बिल्कुल सही बता रहे हैं, और बाकी क्या बता रहे हैं? डॉक्टर लाइबा कह रही हैं इंक्रीज हो जाएगा। तो आप आपके लिए मैं बता दूं, देखो, जो इक्विलिब्रियम है वो तो पूरी लेंथ में अचीव नहीं हो रहा। पहले क्या था? पहले इक्विलिब्रियम पहली लेंथ में अचीव हो गया था, शुरू में अर्ली अचीव हो गया था। लेकिन अब क्या होगा? अब तो पूरी लेंथ में इक्विलिब्रियम अचीव नहीं हो रहा, तो हम अगर ब्लड फ्लो बढ़ाएंगे भी, अगर हम ब्लड ज्यादा भी कर देंगे, परफ्यूजन ज्यादा भी कर देंगे, तो आपकी गैस एक्सचेंज पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, आपकी गैस एक्सचेंज पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, नो इफेक्ट। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि मेरा गैस एक्सचेंज ज्यादा हो जाए, तो मैं क्या करूंगा? मैं वेंटिलेशन को बढ़ा दूंगा। अगर मैं वेंटिलेशन ज्यादा कर दूं, ज्यादा ऑक्सीजन आएगी। जब ज्यादा ऑक्सीजन आएगी तो ज्यादा पार्शियल प्रेशर होगा, ज्यादा प्रेशर होगा तो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन जाने की कोशिश करेगी। ज्यादा से ज्यादा जब ऑक्सीजन जाने की कोशिश करेगी तो मेरा क्या होगा? गैस एक्सचेंज ज्यादा हो जाएगा। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं कि भाईजान, अगर मैं क्या कर दूं? इंक्रीज वेंटिलेशन, मैं अगर ऑक्सीजन ज्यादा कर दूं इंस्पायर्ड एयर में, तो क्या होगा? गैसियस एक्सचेंज ज्यादा हो जाएगा। गैसियस एक्सचेंज क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। मतलब कि ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और इन गैसेस को हम क्या कहते हैं? डिफ्यूजन लिमिटेड गैसेस। डिफ्यूजन लिमिटेड गैसेस, और इसकी दो एग्जांपल हैं, ऑक्सीजन बट नॉट इन हेल्दी। ऑक्सीजन सिर्फ एम्फीसीमा में और फिब्रोसिस में। अच्छा, आप जरा मुझे बताएं, आपकी अकल क्या कहती है? एक पेशेंट है एम्फीसीमा का, उसको आप
ऑक्सीजन लगाओगे, ऑक्सीजन मास्क लगाओगे, या उसको कोई ऐसी ड्रग दोगे जिससे उसका परफ्यूजन ज्यादा हो जाए, जिससे उसकी जो पल्मोनरी वेसल है वो डायलेट कर जाए? जल्दी बताएं, क्या अकल कहती है आपकी? अगर एक पेशेंट एम्फीसीमा का है तो या फिब्रोसिस का है, तो उसमें आप ऑक्सीजन मास्क लगाओगे उसको ठीक करने के लिए, या फिर उसमें आप उसकी परफ्यूजन ठीक करने की कोशिश करोगे? डॉक्टर काशिफ एक्सीलेंट, आप बिल्कुल सही बता रहे हैं। हम उसमें क्या करेंगे, हम उसमें ऑक्सीजन मास्क लगाएंगे। तो ये इसकी एप्लीकेशन है। ऐसी गैसेस जो परफ्यूजन लिमिटेड हैं, परफ्यूजन लिमिटेड गैसेस के लिए हम क्या करते हैं, ब्लड फ्लो इंक्रीज करेंगे तो जाके गैस एक्सचेंज इंक्रीज होगा। डिफ्यूजन लिमिटेड गैसेस वो वाली गैसेस हैं जो कि पूरी लेंथ में इक्विलिब्रियम पे नहीं आती। जब वो इक्विलिब्रियम पे नहीं आती तो हम ब्लड फ्लो इंक्रीज करते रहे, उसका कोई इफेक्ट नहीं आता। हम वेंटिलेशन बढ़ाएंगे तो गैसेस एक्सचेंज इंक्रीज होगा, वरना गैसेस एक्सचेंज का जवाब है। ठीक है, तो ये इसमें आपने बात याद रखनी है। अब हम बात करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड की। कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन मोनोऑक्साइड किसी बंदे ने इनहेल कर लिया। अब आपको पता है कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है इसकी हाई एफिनिटी होती है। ठीक है, इसकी क्या होती है, हाई एफिनिटी। इसकी एफिनिटी बहुत ज्यादा होती है हीमोग्लोबिन के साथ। ये जैसे हीमोग्लोबिन को देखता है फौरन हग कर लेता है, उसके साथ लिपट जाता है। ठीक है, आपने क्या किया, आपके पेशेंट ने कार्बन मोनोऑक्साइड क्या की, इनहेल की। जब कार्बन मोनोऑक्साइड इनहेल की तो कार्बन मोनोऑक्साइड ने देखा कि कैपिलरी में क्या है, कैपिलरी में क्या है, आपके हीमोग्लोबिन है। अब देखो, एक अपना ना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। जो पार्शियल प्रेशर होता है ना, मैं जब ये कहता हूं ना कि भाई पार्शियल प्रेशर जो आपकी डिजोल्व्ड गैस होती है ना, डिजोल्व गैस, मतलब देखो आपके ब्लड में जितनी फ्री गैस है ना, जितनी फ्री गैस है, फ्री गैस, उस प्रेशर को हम कहते हैं पार्शियल प्रेशर। लेकिन जो कंबाइंड गैस है ना, जिस तरह हमने कल पढ़ा था कि हमारी कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन हो जाती है किसके साथ, हीमोग्लोबिन के साथ, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। तो आपने याद रखना है कि जो पार्शियल प्रेशर होता है ना, ये फ्री गैस का होता है, कभी भी कंबाइंड गैस का नहीं हम लेते। तो अब कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करती है, ये ना कंबाइन हो जाती है किसके साथ, कंबाइन हो जाती है हीमोग्लोबिन के साथ। तो मैं इधर लिखता हूं, जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ना, वो अटैच हो जाती है किसके साथ, हीमोग्लोबिन के साथ। ठीक है, अब आपको पता है कि जो कंबाइंड गैस है उसका कोई पार्शियल प्रेशर नहीं होता। हालांकि कार्बन मोनोऑक्साइड कैपिलरी में आ गई है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड जो आपकी कैपिलरी है इसका पार्शियल प्रेशर अभी भी कम है। क्यों? क्योंकि जो आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड है वो फ्री फॉर्म में नहीं है, वो तो कंबाइंड फॉर्म है, और कंबाइंड फॉर्म में हम पार्शियल प्रेशर मेजर नहीं करते। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट और थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट है, इसको गौर से देख लेना आपने। जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये आपकी जब ब्लड में आती है तो ये कंबाइन कर जाती है, इसका पार्शियल प्रेशर नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये कंबाइंड है। पार्शियल प्रेशर सिर्फ फ्री गैस का होता है। तो आपके ब्लड में पार्शियल प्रेशर, पीपी का मतलब है पार्शियल प्रेशर, ब्लड में आपके पार्शियल प्रेशर क्या है, कम है। ब्लड में पार्शियल प्रेशर क्या है, कम है। बट एल्वेलाई में पार्शियल प्रेशर क्या है, ज्यादा है। पार्शियल प्रेशर क्या है, ज्यादा है। ऐसे ही है कार्बन मोनोऑक्साइड का। तो इससे होता क्या है, आपकी ज्यादा से ज्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड अंदर आती है, आपके ब्लड में आती है, और इससे फिर हमारा पेशेंट की एंड पे डेथ हो जाती है। तो एक ये भी रीजन होता है। तो इसमें आपने ये याद रखना है कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है और जो आपकी ऑक्सीजन इन एम्फीसीमा एंड फिब्रोसिस है, दे आर डिफ्यूजन लिमिटेड गैसेस। अगर हम इनके गैस एक्सचेंज बढ़ाना चाहते हैं तो हम वेंटिलेशन बढ़ाएंगे। अगर हम इसकी बात करें परफ्यूजन लिमिटेड गैसेस की, तो इसमें हमने 3 एग्जांपल पढ़ी हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ऑक्साइड। ये तीनों क्या है, परफ्यूजन लिमिटेड। अगर हम इनका गैसेस एक्सचेंज बढ़ाना चाहते हैं तो हम ब्लड फ्लो को इंक्रीज करेंगे, ना कि हम वेंटिलेशन को इंक्रीज करेंगे। ठीक है, तो ये इसका सारा कॉन्सेप्ट है, और ये 99% स्टूडेंट को नहीं आता। और आई होप कि आपको समझ आ गया। इसको आपने समझ लिया, समझो आपका काम हो गया। सिर्फ आपने अब ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। किस तरह, वो मैं बताता हूं आपको। देखो, ये जो ग्राफ है आपकी बुक ने वो इस तरह बनाया हुआ है। उसने इस तरह एक ग्राफ बनाया है, किस किस के दरमियान, लेंथ ऑफ कैपिलरी। ठीक है, लेंथ ऑफ कैपिलरी हमने एक्स एक्सिस पे क्या लिया, लेंथ ली, और हमने वाई एक्सिस पे क्या लिया, पार्शियल प्रेशर लिया। ठीक है, पार्शियल प्रेशर। इक्विलिब्रियम की समझ आ गई थी ना कि इक्विलिब्रियम क्या होता है। इक्विलिब्रियम वो वाली पॉइंट होता है जहां पे दोनों तरफ प्रेशर इक्वल हो जाता है। अब हम इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। अब मैंने आपको बताया है कि पी का मतलब क्या होता है, प्रेशर। बड़े ए का मतलब क्या है, एल्वुलर। और अगर इसके साथ ऑक्सीजन लिखी होगी तो आपने इसको इस तरह पढ़ना है कि ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन एल्वुलाई में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। अच्छा, इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होता है, ये वाला। हम कहते हैं कि ये जब इस पॉइंट पे हमारा आ जाता है ना एल्वुलाई, जब इस पॉइंट पे एल्वुलाई आ जाता है तो हमारा इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है। हमारा इक्विलिब्रियम क्या हो जाता है, अचीव हो जाता है। अब मैंने आपको एक बात बताई है
कि भाईजान नॉर्मल जो ऑक्सीजन है वो परफ्यूजन, वो क्या है, वो परफ्यूजन लिमिटेड है, हम उसकी परफ्यूजन बढ़ाएंगे तो ही आपकी गैस एक्सचेंज इंक्रीज होगा, वरना इंक्रीज नहीं होगा। तो आपकी बुक ने इसका इस तरह ग्राफ बनाया, ठीक है। यहां से क्या उसने ये इस एक्स वाई एक्सिस की तरफ उसने पार्शियल प्रेशर दिया हुआ, लेंथ इसने कैपिलरी वॉल ली हुई है एक्स एक्सिस की तरफ। अब परफ्यूजन लिमिटेड ऑक्सीजन का क्या मतलब है, देखो परफ्यूजन लिमिटेड ऑक्सीजन आपके नॉर्मल हेल्दी बंदे में होती है, और हम अगर ब्लड फ्लो इंक्रीज करेंगे तो ही गैस एक्सचेंज इंक्रीज होगा। अब हमने एक्स एक्सिस की तरफ की क्या लिया, लेंथ लिया, और वाई एक्सिस की तरफ क्या लिया हमने, पार्शियल प्रेशर लिया है। वो ये कहता है कि थोड़ा सा वक्त ही गुजरता है, थोड़ा सा पार्शियल प्रेशर ही इंक्रीज होता है, तो यहाँ पे आके आपका क्या हो जाता है, इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है, और उसके बाद आपका सेम रहता है, उसके बाद लेंथ गुजरती रहे, पार्शियल प्रेशर इंक्रीज नहीं होता, मतलब यहाँ पे आके दोनों तरफ 104 हो जाता है। तो पहला ग्राफ आपकी बुक ने इस तरह बनाया हुआ है, और इस ये जो पहली लाइन मैंने बनाई है ये किसकी है, ये परफ्यूजन लिमिटेड है, ये परफ्यूजन लिमिटेड है, मतलब अर्ली इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा अलोंग द लेंथ ऑफ कैपिलरी। तो आपने इसको याद रखना है, ग्राफ की पहली लाइन उसने इस तरह लगाई हुई है कि हमने पार्शियल प्रेशर बढ़ाया, और जैसे जैसे लेंथ बढ़ी, थोड़ा सा ही अभी वक्त गुजरा था, अर्ली लेंथ देखो ये जो लेंथ है वो ये वाली बन रही है, थोड़ी सी अभी लेंथ ही गुजरी थी कि इक्विलिब्रियम अचीव हो गया। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने एक और पेशेंट मेरे पास एक और पेशेंट आया, और वो बेचारा फिब्रोसिस का मरीज है, उसकी फिब्रोसिस है, उसका क्या है, फिब्रोसिस है, और फिब्रोसिस में क्या होता है, फिब्रोसिस में डिफ्यूजन लिमिटेड हो जाता है, जो आपकी ऑक्सीजन है वो डिफ्यूज नहीं कर पाती, क्यों, क्योंकि जो आपका सरफेस एरिया है उसकी फिब्रोसिस हो जाती है, वो थिक हो जाता है। तो इसका जब मैंने ग्राफ बनाने की कोशिश की, तो मैंने मैंने क्या किया, इस तरह मेरा ग्राफ बना, मतलब मैंने लेंथ इंक्रीज की, लेकिन बहुत देर के बाद इक्विलिब्रियम अचीव हुआ। क्यों, क्योंकि जो मेरा एरिया है वो थिक हो गया है, गैस एक्सचेंज नहीं हो पा रही। उसके बाद तो जो मैंने ये पर्पल से बनाई है, ये किसकी एग्जांपल है, दिस इज डिफ्यूजन लिमिटेड, ठीक है, दिस इज डिफ्यूजन लिमिटेड ऑक्सीजन, ठीक है। जो ऊपर हमने बनाई थी वो क्या थी, परफ्यूजन लिमिटेड, जो नॉर्मल बंदे में होती है, और नीचे जो हमने ग्राफ बनाया है ये क्या है, डिफ्यूजन लिमिटेड ऑक्सीजन है। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने कहा चलो मैं ना परफ्यूजन लिमिटेड कार्बन डाइऑक्साइड का बनाता हूं, कि कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हिसाब होता है। तो आपको पता है कि जैसे जैसे देखो जैसे जैसे हमारी कैपिलरी की लेंथ गुजरती है, ऑक्सीजन अंदर आती है, ठीक है, क्योंकि हमने सांस से ऑक्सीजन लेनी होती है ना, तो ऑक्सीजन अंदर आती है, बट कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रही होती है, क्योंकि हमने बॉडी से उसको रिमूव करना है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड का ग्राफ होगा वो नीचे की तरफ बनेगा, और जो नीचे वाला, मैं आपको कार्बन डाइऑक्साइड का पहले इक्विलिब्रियम पॉइंट बताता हूँ, ये वाला पॉइंट है। इस पॉइंट पे जब पहुंचेगी हमारी, इस पॉइंट पे जब पार्शियल प्रेशर आएगा, तो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगी, इक्विलिब्रियम में आ जाएगी, और ये तकरीबन होता है 44 होता है, 40 टू 44 होता है। अब इसमें क्या हुआ, जैसे जैसे लेंथ गुजरी, थोड़ी देर के बाद ही मेरी कार्बन डाइऑक्साइड इक्विलिब्रियम पे आ गई। तो जो मैंने पर्पल से बनाया है नीचे की तरफ, इट इज ग्राफ ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे आके इक्विलिब्रियम अचीव हुआ, उसके बाद सेम प्रेशर रहा, ठीक है, वाई एक्सिस की तरफ क्या है, प्रेशर सेम है। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने कहा कि यार मेरा मरीज है और उसने कार्बन मोनोऑक्साइड क्या कर लिया, इनहेल कर लिया, उसने कार्बन मोनोऑक्साइड क्या कर लिया, इनहेल कर लिया। उसका जब मैंने ग्राफ बनाने की कोशिश की, तो कार्बन मोनोऑक्साइड ने क्या किया, कार्बन मोनोऑक्साइड ने मुझे इस तरह का ग्राफ दिया, ये वाला। इसका बहुत देर के बाद इक्विलिब्रियम अचीव होगा, क्यों, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड कंबाइन कर जाती है किसके साथ, आरबीसीज के साथ, जिससे उसका पार्शियल प्रेशर जनरेट ही नहीं होता। तो आपका इक्विलिब्रियम अचीव नहीं होगा, तो आपका जो इक्विलिब्रियम है वो अचीव नहीं होगा। तो ये ग्राफ मोस्ट डिफिकल्ट ग्राफ है इन फिजियोलॉजी, मेरे अगर ख्याल से आप पूछा जाए, लेकिन आपको मैंने इतना ये सिंपल करके बताया है, अगर आपको अभी भी समझ नहीं आती ना, तो फिर मैं आपको रिकॉर्डिंग सेंड कर दूंगा, आप वो देख लेनी है, ठीक है। और मुझे एक दफा बता दें कि आपको ये समझ आया है या नहीं आया। कॉन्सेप्ट पढ़ा था पीछे, कोर पल्मोनेले, हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा, डॉक्टर सुमीना क्या पूछ रही है, कंबाइंड टू एचबी, हाँ, कोर पल्मोनेले का मतलब क्या होता है, राइट हार्ट फेलियर। देखो इसमें क्या होता है, जब आपकी, हमने पढ़ा था, अगर आपकी क्या हो जाए, पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो जाए, पल्मोनरी हाइपरटेंशन मतलब आपके जो लंग्स है इसमें हाई प्रेशर हो जाए, तो ये क्या करता है, इससे आपकी राइट साइड की जो हार्ट होता है वो फेल हो जाता है, राइट साइडेड हार्ट फेलियर। ये मैंने काफी डिटेल से आपको पढ़ाया था, राइट साइडेड हार्ट फेलियर, इसको हम क्या कहते हैं, कोर पल्मोनेले कहते हैं। तो वो आपकी बुक ने इसको लिखा हुआ है कि इट इज जो इस सारी चीजों का कंसिक्वेंस है वो कोर पल्मोनेले निकलता है। उसके बाद ना उसने एक फार्मूला लिखा है, वो फार्मूला सिर्फ आपने पढ़ लेना है, उसमें दो बातें अहम है वो आपने कर लेनी है, बाकी को छोड़ देना है। जो फार्मूला है वो ये है कि जो डिफ्यूजन है वो डिफ्यूजन किस पे डिपेंड करती है, डिफ्यूजन का जो फार्मूला है वो किस पे डिपेंड करता है, डिफ्यूजन इज इक्वल टू ए का मतलब है एरिया,
कि सरफेस एरिया कितना है, जितना ज्यादा एरिया होगा उतनी ज्यादा क्या होगी, डिफ्यूजन होगी, इनटू डी के क्या है, ये एक ना कांस्टेंट है, जिस तरह हम फिजिक्स में 9 10th में पढ़ते आ रहे हैं ना कि हम हर इक्वेशन में एक कांस्टेंट डालते हैं, तो हर गैस का डिफरेंट कांस्टेंट होता है, कोफिशिएंट ऑफ गैस। उसके बाद इसको हमने मल्टीप्लाई करना है P1 माइनस P2 ओवर डेल्टा एक्स। इसमें जो अहम बातें हैं ना वो दो हैं। जो आपकी डिफ्यूजन है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, मतलब कि ज्यादा अगर एरिया होगा तो आपकी डिफ्यूजन ज्यादा होगी, ज्यादा अगर सरफेस एरिया तो ज्यादा गैस मिक्स होगी। दूसरे नंबर पे जो आपकी डिफ्यूजन है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एक्स। और डेल्टा एक्स का क्या मतलब है, डेल्टा एक्स का क्या मतलब है, इट इज एल्वुलर थिकनेस, एल्वुलर थिकनेस। जितना देखो ए का मतलब क्या था, एरिया, अगर आपका ज्यादा एरिया होगा तो गैस जल्दी से डिफ्यूज कर जाएगी। अगर आपका क्या होगा, अगर आपका जो एल्वुलाई है उसकी थिकनेस बहुत ज्यादा है, एल्वुलाई आपके बहुत मोटे मोटे हो गए हैं, थिक हो गए हैं, इन फिब्रोसिस, जिस तरह फिब्रोसिस के पेशेंट में होते हैं, तो क्या होगा आपकी डिफ्यूजन कम हो जाएगी। तो वही तो ये फार्मूला बता रहा है। तो इसमें सिर्फ आपने ये दो बातें करनी है, बाकी फार्मूला चाहे बस आपने एक दफा उसको पढ़ लेना है, लेकिन उसकी कोई जरूरत नहीं है याद करने की। इसमें ये दो मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट हैं, परफ्यूजन लिमिटेड और डिफ्यूजन लिमिटेड। ठीक हो गया, अब समझ आ गई है। आगे चलें यार, पल्मोनरी वस्कुलर रेजिस्टेंस, वैसे तो ये आपने छोड़ देना है, इसकी कोई जरूरत नहीं है याद करने की, लेकिन चूंकि आप बुक पे लिखा हुआ है तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो पीवीआर है इसका मतलब है कि आपकी पल्मोनरी वस्कुलर रेजिस्टेंस, आपकी जो पल्मोनरी आर्टरीज और पल्मोनरी वेन्स है इनकी रेजिस्टेंस कितनी है। तो हम इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, हम ऐसे करते हैं, पी पल्मोनरी आर्टरी, मतलब जो पल्मोनरी आर्टरी है उसका प्रेशर, उसको माइनस कर देंगे किससे, पल्मोनरी लेफ्ट एट्रियम के प्रेशर से। जो लेफ्ट एट्रियम का प्रेशर, जो लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी है उसके प्रेशर को माइनस कर देंगे लेफ्ट एट्रियम के प्रेशर से और डिवाइड कर देंगे क्यू से। ठीक है, क्यू से। तो इस तरह हमारी क्या निकल आएगी, पल्मोनरी वेस्कुलर रेजिस्टेंस निकल आएगी। और रेजिस्टेंस का फार्मूला एक ये होता है, 8 R इज इक्वल टू 8 एप्सिलॉन L ओवर πr4। ये हम फिजिक्स में भी पढ़ के आए हैं 11th क्लास में। ठीक है, तो ये फार्मूला है, ये खास इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर दिल करता है तो छोड़ देना, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यस पोजिली लॉ इसको कहते हैं। हम आगे एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज योर वेंटिलेशन परफ्यूजन मिसमैच। मैं आपको बुक से दिखाता हूँ फिर हम स्टार्ट करते हैं। वो जिस तरह बुक पे लिखा हुआ है ना, मैं आपको कहता हूँ कि आप पढ़ना शुरू करें, आप 2 घंटे भी लगे रहे ना तो आपको समझ नहीं आएगा वेंटिलेशन परफ्यूजन जो मिसमैच है। लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा अपने अंदाज से बताने की कोशिश की है, तो काइंडली जो मैं चीजें आपको बताऊंगा ना, आपने इसको इसी तरह अपनी बुक पे नोट कर देना। मैं कभी भी आपको ये नहीं कहूंगा कि आप नोट्स बनाओ, क्योंकि नोट्स गुम हो जाते हैं। मैं जो बातें आपको एक्स्ट्रा बताता हूँ या आप अपनी समझ के लिए जो एक्स्ट्रा बातें अपनी लिखते हैं वो नोट्स पे ना लिखा करें, नोट्स गुम हो जाते होते हैं, एंड पे आपके पास बुक ही बचती है। तो बुक पे लिखा करो सारा कुछ, वेंटिलेशन परफ्यूजन मिसमैच। ठीक है, ये जो टॉपिक जिस तरह आपके फर्स्ट एड वाले ने लिख दिया है ना, ये तो उसका अल्लाह ही हाफिज है, मतलब ये कभी भी आपको समझ नहीं आ सकता, लेकिन मैं इसको ना काफी आपके लिए आसान बनाऊंगा इसको एक और तरीके के साथ। ठीक है, तो आपको इंशाल्लाह अभी ये समझ आ जाएगा। वेंटिलेशन परफ्यूजन मिसमैच, इसका क्या मतलब होता है, ये मैं आपको बुक से भी दिखा देता हूँ, बुक भी खोल के सामने रख लें, और जो मैं करवाऊंगा आपने वो वाला करना। ठीक है, ये वाला टॉपिक है वेंटिलेशन परफ्यूजन मिसमैच। ओके, हम स्टार्ट करते हैं। गौर से देखना आपने, आसान है, इतना मुश्किल भी नहीं है और इतना आसान भी नहीं है। अच्छा, इसमें होता क्या है, जो आपकी एल्वुलर वेंटिलेशन, पहले मैं आपको कुछ डेफिनेशंस बताता हूँ। जो एल्वुलर वेंटिलेशन है ना, एल्वुलर वेंटिलेशन इसका मतलब क्या होता है, एल्वुलर वेंटिलेशन का मतलब ये है कि अमाउंट ऑफ एयर, ठीक है, अमाउंट ऑफ एयर रीचेज एल्वुलाई, आपके एल्वुलाई तक कितनी एयर पहुंच रही है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं एल्वुलर वेंटिलेशन। एल्वुलर वेंटिलेशन हम किसको कहते हैं, अमाउंट ऑफ एयर दैट इज रीचिंग योर एल्वुलाई, आपके एल्वुलाई तक कितनी एयर पहुंचती है उसको हम क्या कहते हैं, एल्वुलर वेंटिलेशन कहते हैं। और हम ये किस में कैलकुलेट करते हैं, ये हम कैलकुलेट करते हैं किसमें, लीटर पर मिनट में। ठीक है, लीटर पर मिनट में। और आपको पता है कि 1 मिनट में आपकी एल्वुलर वेंटिलेशन कितनी होती है, 4.2 लीटर। आपके एल्वुलाई तक 1 मिनट में कितने लीटर गैस पहुंचती है, 4.2 लीटर। उसके बाद जो परफ्यूजन होती है, परफ्यूजन की डेफिनेशन क्या है, परफ्यूजन की डेफिनेशन क्या है, परफ्यूजन का मतलब क्या होता है, परफ्यूजन का मतलब ये होता है कि अमाउंट ऑफ एयर, ठीक है, सॉरी, अमाउंट ऑफ ब्लड अमाउंट ऑफ ब्लड टू ऑर्गन्स, आपके ऑर्गन तक कितना ब्लड पहुंच रहा है,
या फिर आपके एल्वुलाई, स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो एल्वुलाई तक हमारा कितना ब्लड पहुंच रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं परफ्यूजन। एल्वुलर वेंटिलेशन किसको कहते हैं? अमाउंट ऑफ एयर रीचिंग योर एल्वुलाई, अमाउंट ऑफ ब्लड रीचिंग योर रीचिंग अमाउंट ऑफ ब्लड रीचिंग योर एल्वुलाई इज कॉल्ड परफ्यूजन। और ये भी हम किस में कैलकुलेट करते हैं? लीटर पर मिनट में, ठीक है। इसको भी हम किस में कैलकुलेट करते हैं? लीटर पर मिनट में कैलकुलेट करते हैं। ये दो डेफिनेशन हो गई। अच्छा, अब आपको पता होना चाहिए, अच्छा अब आपको पता क्या होना चाहिए कि भाईजान, जो नॉर्मल जो आपकी एल्वुलर वेंटिलेशन है ना, ये होती है 4, ये होती है 4, नॉर्मल 4.2 होती है, लेकिन हम इसको 4 कहते हैं, 4। जो आपकी एक मिनट में आपकी एल्वुलाई तक कितना टोटल ब्लड पहुंचता है, उसको हम क्या कहते हैं? परफ्यूजन कहते हैं, और वो होता है 5 लीटर। ठीक है, 5 लीटर। अच्छा, अगर मैं क्या करूं, मैं वी ओवर क्यू ले लूं, ठीक है, मैं वी ओवर क्यू ले लूं। मैंने वी को क्यू पे डिवाइड कर दिया, मतलब वेंटिलेशन को परफ्यूजन पे डिवाइड कर दिया। तो वेंटिलेशन कितनी थी? 4 थी। परफ्यूजन कितनी है? 5 है। तो मेरा आंसर आएगा 0.8, 0.8, 0.8। अच्छा, एक ये बात हो गई। अब वो ये कहता है कि आपकी जो लंग्स रेस्ट में है, ठीक है, आप जितने भी सारे अभी रेस्ट में बैठे हो, बिल्कुल रिलैक्स बैठे हो, लंग्स जो रेस्ट में होती हैं, जो लंग्स रेस्ट में होती हैं, इनकी जो वी ओवर क्यू रेशियो है, इसको हम कहते हैं वी ओवर क्यू रेशियो। तो वो कितनी आती है? वो 0.8 होती है, वो हमेशा 0.8 होती है। आप सबकी लंग्स की अभी वी ओवर क्यू रेशियो कितनी है? 0.8 है, अगर आप हेल्दी लोग हो। अच्छा, इस रेशियो को हम क्यों लेते हैं? आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि हम रेशियो क्यों ले रहे हैं। देखो, मैंने ना 2 बर्तन बनाए हैं, ठीक है, 2 बर्तन, ये फर्ज करो 2 क्यूब है। एक में मैंने ऑक्सीजन रख दी, एक में मैंने ब्लड रख दिया, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि यार इनका ना गैसेस एक्सचेंज हो, ठीक है, इनका एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो। अगर ये 4 लीटर है और ये भी 4 लीटर है, तो क्या होगा? मैक्सिमम गैस एक्सचेंज होगा। अगर अगर मैं ऐसा करता हूं, मैं ना ऑक्सीजन को बहुत ज्यादा कर देता हूं, मैं ऑक्सीजन को 100 लीटर कर देता हूं, लेकिन जो मेरा ब्लड है वो अभी भी 4 लीटर है, तो क्या होगा? जो 4 लीटर वाले ब्लड की कैपेसिटी थी, वो 4 लीटर ऑक्सीजन तो ले लेगा, लेकिन जो बाकी 96 लीटर ऑक्सीजन है, वो क्या हो जाएगी? जाया हो जाएगी। तो हमें ये पता है कि फॉर बेस्ट गैसेस एक्सचेंज, अगर हम गैस एक्सचेंज करना चाहते हैं, तो ब्लड और एयर का वॉल्यूम सेम होना चाहिए। ब्लड और एयर का वॉल्यूम क्या होना चाहिए? स्क्रीन शो नहीं हो रही बाकियों को? स्क्रीन नहीं शो हो रही बाकियों को? क्लियर है। ओके, डॉक्टर काशिफ, आपका वो मसला होगा। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि गैसेस एक्सचेंज हो, तो उसका ब्लड का और गैस का अमाउंट सेम होनी चाहिए। अगर आप एक चीज को बहुत ज्यादा कर दोगे और एक चीज को कम कर दोगे, तो जो बाकी चीज बचेगी वो जाया हो जाएगी। जिस तरह मैंने आपको बताया, मैंने ऑक्सीजन ले ली 100 लीटर, मैंने ब्लड लिया 4 लीटर। 4 लीटर वाला तो एक्सचेंज हो गया, लेकिन 96 लीटर मेरा क्या गया? ऑक्सीजन जाया गई। अगर मैंने 1 लीटर ले ली ऑक्सीजन, 4 लीटर ले लिया ब्लड, तो 1 लीटर तो ऑक्सीजन डिफ्यूज कर जाएगी, लेकिन 3 लीटर ब्लड तो खाली जाएगा, वो तो जाया हो जाएगा। तो हम वी ओवर क्यू रेशियो क्यों लेते हैं? आपने अपने माइंड में बैठा लेना है। वी ओवर रेशियो हम क्यों लेते हैं? देखो, रेशियो का ये मतलब होता है कि अगर हम ऊपर वाली रकम और नीचे वाली रकम को बराबर कर दे, तो हमारा आंसर हमेशा हमेशा क्या आएगा? 1 आएगा। तो आपने याद रखना है, अगर आइडियल कंडीशन हो, सारी की सारी गैस एक्सचेंज हो जाए, मतलब आपकी जितनी वेंटिलेशन है, जितनी अमाउंट ऑफ एयर एल्वुलाई तक पहुंच रही है, उतना ही ब्लड आ रहा है। देखो, 4-4 लीटर है, 4 लीटर ब्लड आया, 4 लीटर गैस आई, तो ऊपर भी 4, नीचे भी 4, तो आंसर क्या आएगा? 1। और दिस इज आइडियल। तो आपने ये याद रखना है कि 1 के करीब अगर हमारी वी ओवर क्यू रेशियो होगी, तो परफेक्ट है, मैक्सिमम गैस एक्सचेंज होगा। अगर 1 के करीब आर वी ओवर क्यू रेशियो है, तो मैक्सिमम गैस एक्सचेंज होगा। अब जरा मुझे बताएं कि ये कॉन्सेप्ट समझ आया है या नहीं आया। बुक को छोड़ दें, बुक पे बहुत गलत लिखा हुआ है, उसने बहुत गड़बड़ की हुई है, तो मैं आपको आसान करके समझाता हूँ। ये जल्दी बताएं, वी ओवर क्यू रेशियो का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया या नहीं हुआ? डॉक्टर काशिफ को क्लियर हो गया है। डॉक्टर तरीम कहाँ पे है आज? जीशान को भी क्लियर है, मुदस्सर शबाज को भी क्लियर है, तकरीबन सबको आपको क्लियर हो गया कि वी ओवर क्यू रेशियो हम क्यों लेते हैं। अब आपने क्या करना है? देखो, आपकी जो लंग्स होती है ना, आपकी लंग्स कुछ इस तरह की होती है। मैंने एक रफ सी डायग्राम बनाता हूँ कि ये आपकी मैंने ना राइट लंग बना दी है, ठीक है, इस तरह एक डोम शेप लंग होती है, ऐसी होता है। इसके ना 3 जोन होते हैं, इसके 3 जोन होते हैं। ऊपर वाला होता है जोन 1, इसको हम क्या कहते हैं? एपेक्स जोन। जो दूसरा जोन होता है, इसको हम कहते हैं मिडल जोन।
और जो तीसरा जोन होता है इसको हम क्या कहते हैं, लोअर जोन या बेस। ठीक है, ये बेस ऑफ लंग है। इसके 3 जोन होते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि आपकी जो ऑक्सीजन वेंटिलेशन और जो आपकी परफ्यूजन है वो लंग्स पे हर एरिया में डिफरेंट होती है। हर एरिया में डिफरेंट क्यों होती है? ग्रेविटी की वजह से। देखो जैसे ब्लड है ना, तो ग्रेविटी हर चीज को नीचे खींचती है, तो जो ब्लड होगा वो सबसे ज्यादा किस एरिया में होगा? जोन 3 में। और सबसे कम ब्लड किस में होगा? आपके जोन 1 में। तो इसको बेस बना के मैं आपको कुछ सिखाना चाहता हूं। देखो गौर से देखना, आपने बहुत आसान बातें हैं लेकिन आपकी बुक ने बहुत मुश्किल लिखा हुआ है इसको। अच्छा, मैंने ना इस तीन तीन जोन की ना आपको डिटेल बताने की कोशिश करता हूँ। इस तरह मैंने ना एक टेबल बना लिया। अच्छा, सबसे पहले हम बात करते हैं वेंटिलेशन की। ठीक है, वेंटिलेशन की, कि आपकी जो एयर है वो सबसे ज्यादा कहाँ पे होती है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा एयर आपको पता होना चाहिए, सबसे ज्यादा एयर कहाँ पे होती है। सबसे ज्यादा जो एयर होती है वो जोन 3 में होती है। ठीक है, जोन 3 हैज हाईएस्ट वेंटिलेशन। जोन 3 हैज हाईएस्ट वेंटिलेशन। और सबसे कम एयर कहाँ पे होती है? सबसे एयर कम होती है कहाँ पे? जोन 1 में। इसी तरह आपने टेबल अपनी बुक पे बनाना जिस तरह मैं बनाऊंगा। उसके बाद जो जोन 2 होता है ना, जोन 2, इसमें बड़ा अच्छा एक चीज होती है कि जो आपकी वी है, वेंटिलेशन इज इक्वल टू क्यू। जो आपकी वेंटिलेशन है वो परफ्यूजन के बराबर होती है। मान लिया मैंने वेंटिलेशन की बात की, सबसे ज्यादा सबसे कम एयर कहाँ पे होती है? जोन 1 में, एपेक्स ऑफ द लंग में। सबसे ज्यादा एयर कहाँ पे होती है? आपके बेस में। और जो आपका दरमियान वाला है इसकी बराबर बराबर होती है किसके? परफ्यूजन के। दूसरी तरफ हम बात करते हैं सेकंड में, जो मैं पर्पल से लिखूंगा, परफ्यूजन, कि आपका ब्लड फ्लो सबसे ज्यादा किसमें होता है? तो ग्रेविटी की वजह से सबसे ज्यादा ब्लड किसमें होता है? हाईएस्ट। हाईएस्ट किसमें होता है? जोन 3 में। और सबसे कम ब्लड किसमें होता है? जोन 1 में, क्योंकि ग्रेविटी है, ऊपर ब्लड कम जाता है, ऊपर हार्ट को ज्यादा जोर लगाना पड़ता है। और दरमियान में क्या आता है? V इज इक्वल टू क्यू। जो आपकी वेंटिलेशन है वो परफ्यूजन के बराबर होती है। अब हम बात करते हैं, हमने ब्लड परफ्यूजन की भी बात कर ली, अब हमने वेंटिलेशन की भी बात कर ली। अब हम क्या करेंगे? अब हम निकालेंगे वी ओवर क्यू रेशो। ठीक है, वी ओवर क्यू रेशो, वी ओवर क्यू रेशो। ठीक है, वी ओवर क्यू रेशो। आपने याद रखना है, जो आपकी वी ओवर क्यू रेशो है वो ऊपर से नीचे की तरफ डिक्रीज होती है। इसको मैं समझाता हूं, मैं आपको ना डायग्राम भी शेयर करूंगा ग्रुप में। आपने याद रखना है, जो वी ओवर क्यू रेशो है, कैसे देखो, आपकी वेंटिलेशन भी कम है और परफ्यूजन भी कम है, तो आपकी जो रेशियो आएगी वो काफी छोटी आएगी। ठीक है, जो सॉरी, आपकी जो रेशियो आएगी वो हाईएस्ट होगी। ठीक है, जो आपकी रेशियो होगी वो हाईएस्ट होगी। क्यों? क्योंकि ये दोनों पॉइंट्स में होती हैं। अब मैं आप इसकी कैलकुलेशन आपको नहीं बता सकता, इसकी वैसे वैल्यू होती है 3.6 होती है। तो आपने याद रखना है, जो वेंटिलेशन ओवर परफ्यूजन रेशियो है वो मैक्सिमम के कहां पे होती है? जोन 1 पे बहुत ज्यादा होती है, 3.6 होती है। लेकिन जो दरमियान वाला है इसमें तो V ओवर Q जो है वो दोनों बराबर हैं। जब दोनों बराबर हैं तो जब मैं दोनों, चाहे जितनी मर्जी अमाउंट हो, दोनों को जब मैं डिवाइड करूंगा, फर्ज करो 10 है, ऊपर 10 है, नीचे भी 10 है, तो 10 10 कैंसिल हो जाएगा, कितना आंसर आएगा? 1। तो V ओवर रेशो जो होती है जोन 2 में वो कितनी होती है? 1 होती है। जोन 3 में क्या आता है? जोन 3 में आपकी जो रेशो होती है वो लोएस्ट होती है, बहुत ज्यादा कम होती है। किस तरह कम होती है उसको हम समझते हैं। देखो, आपकी जो वेंटिलेशन है वो बहुत ज्यादा होती है, लेकिन जो ब्लड है वो तो बहुत ही ज्यादा होता है। वो बहुत ही ज्यादा होता है। कैसे ज्यादा होता है? V ओवर क्यू। क्यू बहुत बड़ा है, जो डिनोमिनेटर है वो बहुत बड़ा है, लेकिन जो डिनोमिनेटर है वो बड़ा है लेकिन इतना भी बड़ा नहीं है। तो हमें पता है कि जब हम नीचे जो बटे के नीचे रकम होती है, अगर हम उसको बहुत बड़ा कर देंगे तो हमारी वैल्यू पॉइंट्स में आती है और वो बहुत छोटी होती है। और आपने याद रखना है कितनी वैल्यू होती है? 0.6 होती है, 0.6। बताने का मेरा ये मकसद था, जोन 1 में जो आपकी V ओवर क्यू रेशियो है वो क्या है? मैक्सिमम है। वो क्या है? मैक्सिमम है। और जो जोन 3 है इसमें जो V ओवर रेशियो वो क्या है? मिनिमम है। और आइडियल कहां पे है? आइडियल कहां पे है? आपके मिडल जोन में। ठीक है, मिडल जोन में मैक्सिमम गैस एक्सचेंज होता है। क्यों? क्योंकि V ओवर क्यू रेशियो क्या है? 1 है। जितना ब्लड होता है उतनी आपकी गैस होती है। अगर मैं इस सब का एवरेज निकालूं, अगर मैं आपका एवरेज निकालूं पूरी लंग का, तो मेरे जो V ओवर क्यू रेशियो है कितनी मिलेगी मुझे? 0.8। तो हम सब में, जो हम हेल्दी बंदे हैं, हम सब में जो V ओवर क्यू रेशियो है वो 0.8 होती है। लेकिन जो हमारा मिडल जोन होता है वहां पे ब्लड भी बराबर होता है और वहां पे ऑक्सीजन भी बराबर होती है, जिसकी वजह से वहां आइडियल कंडीशन है गैसेस एक्सचेंज के लिए। तो उसको हम कहते हैं कि जी आपका जो जोन 2 है इट इज परफेक्ट फॉर गैसेस एक्सचेंज। तो जरा मुझे बताएं कि इसकी समझ आ गई या फिर मैं आगे चलूं?